तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक और जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो आ जाता है ट्रेडिंग इन द करेंसी फ्यूचर्स का। देखो, करंटली जो करेंसी हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तो आपको पता ही है, जहाँ पर जो है वो फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है वो हमारे को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब ट्रेड करी जाती है उसे क्या बोला जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और यहाँ पर जो है वो सेटलमेंट होगी होगी आपको जो है वो नुकसान हो रहा है, तब भी आपको जो है वो ऑब्लिगेशन होती है कि आपको जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, उसे क्या बोला जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोला जाता है। करंटली जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 4 पेयर्स INR पेयर्स के लिए अवेलेबल हैं और 3 क्रॉस करेंसी पेयर्स के लिए। वो 4 INR पेयर्स कौन कौन से होते हैं, USD INR, यूरो, GBP और GPY। यही जो है 4 मेजर ट्रेडेड करेंसीज होती हैं वर्ल्ड के अंदर, और यही इसी के अंदर हमारे करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवेलेबल होती हैं। और 3 क्रॉस करेंसी पेयर्स, क्रॉस करेंसी का मतलब पता ही है ना, जहाँ पर दो मतलब जहाँ पर जो दो प्रोडक्ट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन से जो है प्रोडक्ट से मिलता है उसे बोलता है क्रॉस करेंसी पेयर जो है वो बोला जाता है। जब हमारे को जो है वो दो रेट दे रखे होते हैं और हमारे को एक रेट निकालना है जो कि मिसिंग है, तो वो क्रॉस करेंसी के थ्रू निकाला जाता है। वो तीन क्रॉस करेंसी पेयर्स कौन कौन सी हैं, यूरो USD, GBP USD एंड USD GPY आ जाता है। ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो INR करेंसी पेयर्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन कैसे होती है, देखो वहाँ पर मार्केट के टाइमिंग जो होते हैं 9 से 5 बजे होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइज USD 1000 और ऐसे ऐसे करके होता है, लेकिन GPY के अंदर 1 लाख GPY होता है। टिक साइज होता है 0.25 पैसे का, या फिर आप बोलो ₹0.0025 का। कोटेशन जो है वो रुपीज़ टर्म में होती है। कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग साइकिल मैक्सिमम 12 कैलेंडर मंथ के अंदर होती है। लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो 2 वर्किंग डेज, जो भी लास्ट हमारा बिजनेस डे होगा उससे 2 वर्किंग डेज जो है पहले जो है वो उसे लास्ट ट्रेडिंग डे बोला जाता है, या फिर एक्सपायरी डेट भी बोल सकते हो उसे। और 12:30 बजे तक होता है। फाइनल सेटलमेंट डे का मतलब क्या है, जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनली सेटल हो जाता है उसे बोला जाता है फाइनल सेटलमेंट डे। ठीक है। वो लास्ट वर्किंग डे होता है किसी भी एक्सपायरिंग मंथ का। और लास्ट वर्किंग डे जो है वो सेम होता है, जो भी जहाँ पर हम इंटर बैंक सेटलमेंट्स होती है ना मुंबई के अंदर, वो सेम डे होता है फाइनल सेटलमेंट का। फाइनल सेटलमेंट जब हमारी पूरी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो रही है। ठीक है। और इसके रूल जो है वो कौन लेट डाउन करता है, आपको ये पता होना चाहिए करेंसी फ्यूचर्स के अंदर कि जो है हमारे जो रूल्स होते हैं वो फेडाई जो है वो क्या करता है, वो जो है वो गवर्न करता है। देखो, ये भी ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन गवर्न करता है, तो फेडाई करता है। और डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो T+1 बेसिस के अंदर करी जाती है। एंड फाइनल सेटलमेंट जो है वो T+2 बेसिस के अंदर जो है वो करी जाती है। ठीक है। तो ये T+1 और T+2 कब होता है ये पता होना चाहिए। देखो, डेली जहाँ पर जो है वो डेली प्रॉफिट एंड लॉस जो है मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो हो रही है, वहाँ पर T+1 है। लेकिन जहाँ पर फाइनल सेटलमेंट जो है फाइनली कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहा है, ठीक है, ये पोजीशन जो है वो सेट ऑफ और स्क्वायर ऑफ हो रही है, तो वो T+2 बेसिस पर होती है। मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, कैश सेटलमेंट जो है वो INR के अंदर उसे बोला जाता है। ये होने के बाद जो है वो हमारे को जो है वो रेट कौन सा लेते हैं, हम RBI का रेफरेंस रेट लेते हैं। इसके बाद जो है वो क्रॉस करेंसी पेयर्स का जो है सिस्टम आ जाता है। देखो, क्रॉस करेंसी पेयर्स के अंदर टाइमिंग्स क्या रहते हैं, 9 से 7:30 बजे तक का रहता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है €1000 का। टिक साइज होता है मेरे पास 0.0001 USD का। ठीक है। ऐसे करके निकल जाता है। और GPY के 0.00 0.01 का। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल मैक्सिमम 12 कैलेंडर मंथ के लिए होता है। और लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो 2 दिन पहले होता है लास्ट बिजनेस डे से। फाइनल सेटलमेंट डे क्या होता है, लास्ट वर्किंग डे होता है एक्सपायरिंग मंथ का। और रूल जो है वो फेडाई ने बताए हुए हैं। और मोड ऑफ सेटलमेंट ये सबको सेम होता है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर टाइम क्या होता है, 9 से 5 बजे तक। आपको ये टाइमिंग्स वाइमिंग्स याद रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है, ये वर्ड्स ये जो है वो क्या रहते हैं, ये सब कुछ आना चाहिए। टिक साइज़ क्या होता है, 0.25 पैसे का होता है। और जो है वो मेरे पास जो है वो कोटेशन जो है वो कैसे आती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोटेड करा जाता है रुपीज़ टर्म्स के अंदर। और 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो उसे राउंडेड ऑफ करा जाता है। 11 वीकली एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो एवरी फ्राइडे होता है ऑफ द वीक, एक्सेप्ट जो है वो अगर एक्सपायरिंग वीक ऑफ द मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देखा जाए, तो वहाँ पर तो जो है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंथली के बेसिस पर होते हैं। सेटलमेंट जो है वो डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो होता है। डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करा जाता है वो T+1 बेसिस पर, और फाइनल सेटलमेंट T+2 बेसिस पर। और रेट कौन सा लेते हैं, RBI का रेफरेंस रेट लेते हैं। ये हो गया हमारा वीकली कॉन्ट्रैक्ट का। अब हमारे को पता होना चाहिए कि सेटलमेंट प्राइस या फिर जिसे हम क्लोजिंग प्राइस जो है वो बोलते हैं वो क्या होता है। देखो, लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो लास्ट हाफ एन आवर के बेसिस पर निकाला जाता है। जो भी वेटेड एवरेज प्राइस होगा ना कॉन्ट्रैक्ट का वो देखेंगे, और उसके हाफ एन आवर के बेसिस पर जो है वो हम क्या निकाल लेते हैं, सेटलमेंट प्राइस जो है वो निकाल लेते हैं। लेकिन बेस प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट डे पर जो है वो थियोटिकल फ्यूचर प्राइस के बेसिस पर जो है वो निकाला जाता है। ठीक है। वो एक फॉर्मूले के थ्रू जो है निकाला जाता है। थियोटिकल फ्यूचर प्राइस 1+R ऐसे करके जो है वो फार्मूला होता है। S में E⁻RT फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो बेस प्राइस जो है वो ऐसे निकाली जाती है। ठीक है। और बेस प्राइस जो है वो सब्सीक्वेंट ट्रेडिंग डेज के अंदर कैसी होगी, वो जो भी डेली सेटलमेंट प्राइस होगा ना प्रीवियस ट्रेडिंग डे का,
वही जो है वो क्या बन जाएगा, बेस प्राइस जो है वो बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट डे के अंदर कैसे होगा, वो थियोटिकल फ्यूचर प्राइस के बेसिस पर निकाला जाता है। तो फर्स्ट डे के लिए अलग होता है और सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग डेज के लिए अलग होता है, तो आपको पता ही होगा, इतने जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होगी आपको। अब टेन्योर क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, देखो टेन्योर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो किस पीरियड के अंदर हमारा फ्यूचर की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, इसे साइकिल भी बोलते हैं। और जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं मैच्योरिटीज़ के लिए 1 to 12 मंथ। इन एडिशन 11 वीकली एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, 1 से 12 मंथ और 11 वीकली एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन अब हमारे को एक कॉन्सेप्ट और सीखने के लिए मिलता है इसके अंदर, ट्रेडिंग वर्क सेशन स्क्रीन क्या होती है। हर एक्सचेंज जो है उसका खुद का फॉर्मेट होता है कि ट्रेडर वर्क सेशन स्क्रीन का, एंड जो बेस्ट वे टू फेमिलराइज है कि वो हम एक्चुअली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हमें पता चलता है। देखो इसके अंदर ना हमारे को जो है ना कुछ और जो चीज़ें जो है सीखने के लिए मिलती हैं वो होती हैं, देखो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग मेंबर जो है सीखने के लिए मिलता है। देखो ट्रेडिंग मेंबर एक्चुअल मेंबर्स होते हैं। देखो अगर स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं, ट्रेडिंग मेंबर्स ही मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। या तो ये खुद का अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, या तो ये जो है वो किसके अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, या तो ये क्लाइंट के बिहाफ पर ट्रेडिंग करते हैं, इंक्लूडिंग जो क्लाइंट के अंदर पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं। और एक्सचेंज जो है वो क्या करता है, इन ट्रेडिंग मेंबर्स को जो है वो एक असाइन क्या कर देता है, एक जो है वो ट्रेडिंग मेंबर जो है वो आईडी असाइन करता है, हर ट्रेडिंग मेंबर को देता है। हर ट्रेडिंग मेंबर जो है वो उसके पास एक से ज़्यादा यूज़र होता ही है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ यूज़र जो भी अलाउड करे हैं वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नोटिफाई करता रहता है कि अब आप इतने रख सकते हो, अब आप इतने इतने इतने, ठीक है। और हर यूज़र जो होगा ट्रेडिंग मेंबर का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, और उसको एक यूनिक यूज़र आईडी जो है वो दी जाती है, ठीक है। और जो यूनिक ट्रेडिंग मेंबर आईडी होती है वो उसके थ्रू वो फंक्शन करा जाता है कि ऑर्डर और ट्रेड्स कितने कराए गए हैं, ये जो है वो। और ये जो आईडी होती है ये सारे के सारे यूज़र्स के लिए कॉमन होती है। एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर है, ठीक है, उसके पास जो है वो ये आईडी जो है कॉमन होगी सारे के सारे यूज़र्स के लिए जो भी होंगे। वो एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर के पास जितने भी यूज़र्स होंगे ना उन सभी के पास वो कॉमन ट्रेडिंग वो आईडी होगी। अब क्लियरिंग मेंबर क्या होते हैं, देखो क्लियरिंग मेंबर का काम होता है शेयर जो है वो सेलर से लेकर जो है वो कहाँ तक पहुँचा देना, बायर तक पहुँचा देना। ये काम जो है वो किसका होता है, क्लियरिंग मेंबर का होता है। क्लियरिंग मेंबर जो होते हैं वो मेंबर होते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। वो जो है वो क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या होती है, मेंबर्स विद द राइट टू ट्रेड ऑन इट्स ओन अकाउंट एज वेल एज द ऑन अकाउंट ऑफ इट्स क्लाइंट, उसे बोला जाता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। जो अपना भी और जो है वो क्लाइंट्स का भी जो है वो मतलब वो कर पाते हैं, वो उसे बोला जाता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। वो कौन कौन से बेसिस पर वो कर पा रहे हैं वो समझ में आ ही गया। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, देखो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर एक ऐसा क्लियरिंग मेंबर है हु इज़ नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर, जो कि ट्रेडिंग मेंबर नहीं है। टिपिकली जो है वो बैंक एंड कस्टोडियन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। समझ रहा हूँ, समझ रहे हो, हाँ। अब इसके बाद पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट जो है वो ट्रेडिंग मेंबर जो है, जो मैंने बोला कि एक्चुअल मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उन पार्टिसिपेंट जो है वो क्लाइंट होता है ट्रेडिंग मेंबर का। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लो, ये सारे के सारे जो क्लाइंट होता है ना वो ट्रेड कर सकता है मल्टीपल ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू, बट सेटल जो है सिंगल क्लियरिंग मेंबर के थ्रू ही करेगा। ये भी एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है कि वो सेटल कितने क्लियरिंग मेंबर से कर सकता है। सेटल वो एक ही क्लियरिंग मेंबर से करेगा, लेकिन ट्रेड जो है वो मल्टीपल ट्रेडिंग मेंबर से कर सकता है। ऑथराइज पर्सन कौन होता है, सेबी ने अर्लियर जो है वो अलाउड कर रखा था सब ब्रोकरशिप एज वेल एज ऑथराइज पर्सन को। हाउएवर बाद में जो है वो क्या हुआ, सब ब्रोकर जो है वो उन्होंने मना कर दिया कि आप सब ब्रोकरशिप जो है वो नहीं ले सकते हो। टाइप ऑफ ऑर्डर, कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, देखो 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं, टाइम कंडीशन, प्राइस कंडीशन एंड अदर कंडीशन। देखो टाइम कंडीशंस के अंदर जो है वो आ जाते हैं ऑर्डर, डे ऑर्डर। डे ऑर्डर का मतलब है जो आज जो है वो एक ही दिन के लिए वैलिड होगा, आज एंटर करा है और जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जब डे एंड हो जाएगा तो वो अपने आप कट जाएगा अगर आप उसे नहीं स्क्वायर ऑफ करते हो उस पोजीशन को, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास डे ऑर्डर। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पर जो है वो बायर जो है वो बायर को ऑप्शन दे देता है कि आप बाय या सेल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज, जैसे ही वो जो है वो सिस्टम के अंदर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा तब आप जो है वो इसे इमीडिएट या कैंसिल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबल मैच अगर पॉसिबल मिल जाएगा कि जो है वो मैंने जो है वो सौदा लगाया बाय का, मैं जो चाहता हूँ इसको मैं इसके प्राइस के अंदर बाय, और अगर मान लो सामने वाले पर्सन ने जो है वो सेल का उतने पे लगा दिया या उससे कम पर या डिपेंड कर जाता है तो वो आ जाता है हमारे पास इमीडिएट और कैंसिल का मतलब। देखो प्राइस कंडीशन के अंदर हमारे को 3 चीज़ें जो है पढ़ने के लिए मिलती हैं, प्राइस, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस। देखो मार्केट प्राइस के अंदर कोई भी प्राइस जो है स्पेसिफाई नहीं होती, प्राइस जो है वो यहाँ पर मार्केट का प्राइस ही होता है, मतलब रीडली किस प्राइस पर जो है सेल ऑर्डर लगेगा उसे बोला जाता है मार्केट प्राइस। लिमिट प्राइस क्या होता है, लिमिट प्राइस मतलब एंड जहाँ पर हम ऑर्डर कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिक क्वांटिटी को बाय करेंगे, सिक्योरिटीज़ की एक स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ को जो भी स्पेसिफाइड प्राइस है उस प्राइस पर बाय कर लेंगे या तो उससे कम प्राइस पर बाय कर लेंगे, उसे बोला जाता है लिमिट प्राइस जो है वो बोला जाता है।
और पर्सन ये इंश्योर करता है कि पर्सन जो है वो कभी भी जो है वो किससे ज़्यादा नहीं पे करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा नहीं पे करेगा। मान लो स्पेसिफाइड क्वांटिटी कुछ भी है, सपोज 100-200 है या फिर कुछ भी है, तो आप जो है वो इस पर या इससे कम पर जो है वो बाय कर सकते हो, उसे बोला जाता है लिमिट प्राइस। स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप लिमिट कर सकते हो अपनी, जैसे ही जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो ऑर्डर जो है वो रिलीज़ होगा और वो एक थ्रेशोल्ड प्राइस को जो है वो हमारा जो मार्केट प्राइस जो है वो अचीव हो जाता है, तो अपने आप क्या होगा, वो कट जाएगा हमारा सौदा, ताकि जो है वो हमारा जो है वो लॉस जो है वो मैक्सिमम उससे ज़्यादा ना हो। तो ये स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि हमारा लॉस जो है वो इतना मैक्सिमम हो। देखो स्टॉप लॉस जो है वो ना दो टाइप की होती हैं, एक तो स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर और एक होता है स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर के अंदर क्या होता है, देखो ये कब एग्जीक्यूट होता है, इसके अंदर जो है वो लिमिट प्राइस हमेशा हमारा जो है वो ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा रहता है। लेकिन स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर होता है, उसके अंदर जो ट्रिगर प्राइस होता है वो हमारा हमेशा लिमिट प्राइस से ज़्यादा रहता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी, ये भी एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लिमिट प्राइस ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो है वो लिमिट जो है ट्रिगर प्राइस ज़्यादा होता है सेल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे को अदर कंडीशन भी जो है सीखने के लिए मिलती है। देखो अदर कंडीशन के अंदर दो चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। प्रो का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो है वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करे एंटर करे जा रहे हैं ट्रेडिंग मेंबर के खुद के अकाउंट के बेसिस पर, उसे बोला जाता है प्रो। और क्ली का मतलब क्या बोला जाता है, मतलब ट्रेडिंग मेंबर जो है वो एंटर करता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, उसे बोला जाता है क्ली। प्राइस लिमिट के फिल्टर्स, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनका टेन्योर जो है वो अप टू 6 महीने है, तो ±3% ऑफ थियोटिकल प्राइस जो है वो लग जाता है ऑफ द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस एज एप्लीकेबल। लेकिन अगर मान लो वो ग्रेटर है 6 महीने से, तो ±5% आ जाता है। लेकिन जो हाँ एक्सचेंजेस है उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है इंक्रीमेंट 1% की, अगर मान लो मार्केट वाइड ट्रेंड जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल्स क्या होते हैं। रूल्स जो है वो कौन गवर्न कर रहा है, रूल्स जो है वो इसके सारे के सारे जो है वो कौन गवर्न करता है, एक्सचेंज जो है वो गवर्न कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर हमने जो है सारा का सारा सीखा, टाइमिंग्स वगैरह के बारे में वो सारी चीज़ें सीखी, ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर जो है वो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करना और जो है चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।